हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राकेश चौधरी इस YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। ये चैनल आपको प्रोवाइड करवाता है सबसे फाइनेस्ट, ईजीएस्ट एंड बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पर आज अपन पढ़ेंगे सबसे मज़ेदार टॉपिक पहला चैप्टर का, और वो है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो आइए समझते हैं इसको। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको हम विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इससे पहले कक्षा 10 में आपने पढ़ी थी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। किसी भी चुंबक के चारों ओर की जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, किस प्रकार से होती हैं, तो उसको अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ अपन बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। अब बच्चों यहाँ पर सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कह सकते। यानी वहां पर जब अपन चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां उनको केवल और केवल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोल सकते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं उनको नहीं बोला जा सकता। क्यों, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, आगे अपन चुंबक वाले चैप्टर में उसको डिटेल में लेंगे क्यों नहीं बोल सकते। इससे पिछले में विद्युत क्षेत्र में मैंने आपको सबसे एक मेन चीज बताई थी, और वो थी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा धनावेश पर लगने वाले बल के अनुदिश होती है। कि मान लो कोई भी विद्युत क्षेत्र है, जैसे ये मेरे पास इधर पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरे पास एक नेगेटिव प्लेट है। अगर मैं इसके बीच में कोई क्यू चार्ज रखता हूं, किधर भागेगा? माइनस की ओर। तो विद्युत क्षेत्र किधर होता है? प्लस से माइनस की ओर। ये किधर भाग रहा है? प्लस से माइनस की ओर। विद्युत क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में, उस धनावेश पर लगने वाला बल भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही दिशा में है। अगर मैं ये माइनस क्यू चार्ज लेता, ये किधर भागता? प्लस की ओर। यानी विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, उस पर बल लगता इस डायरेक्शन में। हमने डिस्कस किया था। अब आपने चुंबक वाले चैप्टर में क्लास 10th में पढ़ा था एक नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अंगूठा किसको बताता था? अंगूठा बल को, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा बताता था चुंबकीय बल की दिशा को, और ये बताती थी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। दोनों के बीच का कोण बताओ? 90 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ, जिस डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र होता है उस डायरेक्शन में चुंबकीय बल नहीं होता है। इसलिए हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन की, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती क्या हैं। तो कई सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा क्या है? देखें, पहली डेफिनेशन मैंने लिखी है कि विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने वाली वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है, क्या कहलाती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और ये एग्जैक्ट इसकी परिभाषा है। थोड़ी सेकंड जो परिभाषा लेते हैं उसको एग्जैक्ट हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते। वो क्या है कि विद्युत क्षेत्र में कोई धनावेश गति करने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। क्या मतलब हुआ इसका? देखें, मान लो मेरे पास ये एक चार्ज है, ये मैं एक कैपिटल क्यू आवेश ले लेता हूं, यहां आ गया। अब इसके पास में मैं एक दूसरा चार्ज लाता हूं, और ये दूसरा चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। मैं इसको मान लेता हूं ये स्थिर है, कि ये तो चल नहीं सकता साहब। दूसरा चार्ज है वो प्लस क्यू है। अब प्लस प्लस अपने को पता नहीं बनेगी दोनों की, दोनों में प्रतिकर्षण होगा। ये वाला जो स्थिर चार्ज है इसको धक्का देगा और इसको अपने से दूर भगाएगा, तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। अगर मैं इस क्यू चार्ज को यहां ले लूं, अब क्या होगा? अब भी इसको धक्का देगा ये, तो इसको धक्का देगा तो किधर जाएगा? इधर। अगर मैं इस क्यू चार्ज को यहां रख दूं, किधर जाएगा? इधर। और अगर मैं इस क्यू चार्ज को यहां रख दूं तो इधर, और अगर यहां रख दूं तो इधर। कहने का मतलब यह हुआ, ये जो हमारा मूल आवेश था इसके चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र हैं वो इस तरीके से निरूपित हो रहा है, और ये जो हमारे पास जो धनावेश है ये गति करने के लिए जिस पथ का अनुसरण कर रहा है उसी पथ को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये वाली जो पथ हैं, इन्हीं पथों को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। अब उस सिचुएशन में तो
विद्युत क्षेत्र में कोई भी धनावेश गति करने के लिए जिस भी पथ का अनुसरण करेगा वो क्या होंगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। अब इनकी जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वो किसने की थी, फैराडे ने प्रस्तुत की थी। अब मैं एक ले लेता हूं पॉजिटिव प्लेट और इधर मैं ले लेता हूं एक नेगेटिव प्लेट। अब मैं आपको कहूं कि इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे, दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, रख दो एक। मैं यहां प्लस क्यू चार्ज को रख देता हूं, क्या होगा, ये वाला बनेगी नहीं दोनों की, तो ये वाला इसको धक्का देगा तो ये इधर जाएगा, और सामने देखो कौन इंतजार कर रहा है, माइनस। ये सामने वाला माइनस उसको अपनी ओर खींचेगा, ये इसको खींचेगा तो ये पहुंच गया साहब यहां पर। फिर यहां से ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, और ये जो धनावेश जिन जिन पथ पर गति कर रहा है उन्हीं पथों को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब यहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो गुण होते हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहली चीज, मान लो कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, प्लास्टिक का है, मैंने इसको सूखे बालों से रगड़ा, अब ये चार्ज हो गया। जैसे ही मैं कागज का कोई छोटा सा टुकड़ा इसके पास लेके जाऊंगा, टुकड़ा इसके चिपक जाएगा। अब अगर ये इसका इतना हिस्सा चार्ज है तो इसका मतलब इसके चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र भी तो है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी है। अब क्या वो विद्युत क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली बात है नहीं दिखाई दे रहा। तो वो जो विद्युत क्षेत्र बना है किसकी सहायता से बना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सहायता से। इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो चारों ओर बाहर निकल रही हैं। तो वो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं, यानी अदृश्य होती हैं, इमेजिनरी होती हैं, हमें दिखाई नहीं देती हैं। वो तो केवल हम उस विद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए कि वो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होगा, तो उसको निरूपित करने के लिए उसको अपन शामिल कर लेते हैं। अब यहां देखें तो अपन बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों की, कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कौन कौन से गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट ले रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कि उनमें कौन कौन से गुण धर्म हैं वो पाए जाते हैं। और सबसे पहली जो प्रॉपर्टी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, काल्पनिक, काल्पनिक, और दूसरी कैसी होती हैं, अदृश्य होती हैं, दूसरी होती हैं अदृश्य। फिर मैं बात करूं कि अगर मेरे को बिंदुवत धनावेश के लिए, बिंदुवत धनावेश के लिए अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी हैं, तो बिंदुवत धनावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी होंगी। तो उसके लिए देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, बिंदुवत धनावेश। सबसे पहली बात तो एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास Q, ये रहा, कैसा है, प्लस का है। अब इसके लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ड्रॉ करके बनाया कि इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो कैसी होंगी। तो ऑब्वियसली बात है जब इसके पास में हम कोई दूसरा धनावेश रखेंगे तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से चारों ओर इसके वितरित हो जाएंगी, इस तरीके से उसके चारों ओर है वो वितरित हो जाएंगे। तो ये उसके चारों ओर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बिंदुवत धनावेश है यानी पॉजिटिव है, इसका मतलब जो चार्ज मैंने लिया है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे इसको, बिंदुवत धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। अब अगर मैं चार्ज ले लूं कि मेरे पास -Q चार्ज है भाई कोई, तो -Q चार्ज है, अब इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं मेरे को खींचनी है। डेफिनेशन देखो, विद्युत क्षेत्र कोई धनावेश गति करने के लिए जिस पथ का अनुसरण करता है। चलो ये -Q चार्ज है, ये चारों ओर अपने विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। इसके पास मैं कोई दूसरा धनावेश रख देता हूं, इसको स्थिर मान लेते हैं एक बार, वो गति करने के लिए स्वतंत्र है। अब ये जो +Q चार्ज है, अब ये जो +Q चार्ज है वो हम इस -Q के पास वहां पर रख दिया हमने, अपने को पता है माइनस वाला उसको अपनी ओर खींचेगा, विपरीत प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है वो अब उसको अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा तो चल पड़ेगा ये इसकी ओर, ये जा रहा है इधर। अगर मैं उसको यहां रख देता, अब किधर जाता, इधर। अगर मैं उसको यहां रख देता
तब भी उसको अपनी ओर खींचता, यहां रखता, यहां से ऐसे खींचता, इधर से ऐसे खींचता, इधर से ऐसे खींचता। तो अगर हमें बिंदुवत ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है, पैटर्न तो ऐसा ही आएगा, लेकिन मेन चीज क्या है? मेन चीज एरो है, तीर का निशान है, वो यहां से चेंज हो जाएगा। तो अगर मेरे को सेकंड पॉइंट में बात करूं कि अगर मेरे को बिंदुवत ऋणावेश, अब देखो इस बार मैं ले रहा हूं नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, तो इसका मतलब इस बार जो Q है उसकी वैल्यू 0 से कम है। अब इसकी Q की वैल्यू 0 से कम है, इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जब आप खींचोगे क्या बना दो? -Q बना दो। और उसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है चारों ओर, तो इस तरीके का पैटर्न बना दो जैसा हमने बिंदुवत धनावेश के लिए बनाया था, इस तरीके से। अब तीर का निशान जस्ट इसके अपोजिट कर दो, तो तीर का निशान हमने ऐसे लगा दिया, तो ये हो गई किसकी? बिंदुवत ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमें इस तरीके से मिल जाएंगी। तो ये तो बात होगी इसकी। अब देखो यहां हम बात कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, और विद्युत क्षेत्र में मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है कैसी राशि है? सदिश या अदिश? ऑब्वियसली है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि है तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। तो यहां इस पैटर्न से हमें कैसे पता चलेगा कि उस विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है, उसकी दिशा है वो कितनी है? तो उसको समझने के लिए देखो, दिशा तो कौन बताएगा अपने को? ये तीर के निशान। ये जो तीर के निशान हैं वो हमें उसकी डायरेक्शन बताते हैं। किसकी बताएंगे? विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन बताएंगे। देखो यहां पे मैंने एक परिभाषा लिखी है, वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। कैसे? मैं अगर इस पॉइंट पर अगर स्पर्श रेखा खींचूं, किधर? जिधर हमारा एरो लगा हुआ है, जिस डायरेक्शन में तीर का निशान है, तो यहां स्पर्श रेखा खींचूंगा, टेंजेंट लूंगा, इधर ही तो जाएगी। इसका मतलब कोई अपने से पूछे कि इस जगह बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, हम कहेंगे साहब इधर है। अगर मैं कहूं कि इस जगह बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, मैंने उसके ऊपर स्पर्श रेखा खींची, वो इधर। अगर प्लस वाले के लिए यही काम मैं करूं कि यहां स्पर्श रेखा खींचो, तो वो किधर जाएगी? इधर, प्लस से बाहर की ओर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दिशा, विद्युत क्षेत्र उसकी दिशा पता लग सकता। अब आता है परिमाण की। परिमाण कैसे पता लगेगा? हमेशा याद रखना, दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का जो गैप होता है वो गैप हमें बताएगा कि वो विद्युत क्षेत्र कैसा है, समरूप है या फिर असमरूप है। तो ऐसी सिचुएशन में, और दो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के जो बीच का जो गैप है जितना ज्यादा कम होगा वो विद्युत क्षेत्र का मान उस जगह पर उतना ही ज्यादा होगा, और दो क्षेत्र रेखाओं के बीच का गैप जितना ज्यादा होगा वो विद्युत क्षेत्र का मान वहां पर उतना ही कम होगा। कैसे? एक प्लस Q चार्ज है, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं। अब देखो यहां गैप कम है, तो इसका मतलब यहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा है, यहां दोनों के बीच का गैप और बढ़ गया, तो इसका मतलब गैप बढ़ गया तो विद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया। मतलब इस आवेश से जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जा रहा है। अब जैसे यहां पहुंच गए अपन, इधर पहुंच गए, इधर पहुंच गए, तो वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र के जो बीच का गैप है वो और क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो वहां विद्युत क्षेत्र का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी टर्मिनेट नहीं होती हैं, यानी वो कभी टूटती नहीं है, कभी खत्म नहीं होती हैं। ये जो जा रही हैं कहां से आ रही होंगी? ये अनंत से चल के आ रही हैं, इन्फानाइट से चल के हैं वो यहां तक आ रही हैं। कारण क्या हुआ? इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान 0 कहां जाकर होगा? फॉर्मूला क्या था? E = KQ/R²। मैं R की जगह क्या रखूं कि E का मान मेरा 0 हो जाए? तो मेरे को R की जगह क्या पुट करना पड़ेगा बच्चों? इन्फानाइट। इसका मतलब ये हुआ कहां जाकर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा? अनंत पर होगा। इसका मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा निकली है ये कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। और ये वाली भी है, ये भी अनंत तक। अब जैसे जैसे ये दूर होती जा रही है वैसे वैसे इनके बीच का गैप है वो बढ़ता जा रहा है। बीच का गैप बढ़ता जा रहा है मतलब क्लियर हो गया, किसी भी आवेश से जब हम दूर चलते हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाता है। अब इन्हीं के आधार पर हम विद्युत क्षेत्र को दो अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो गया समरूप, एक विद्युत क्षेत्र तो हो गया समरूप जिसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं,
और दूसरा जो विद्युत क्षेत्र है वो हो गया असमरूप। असमरूप वो क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब हुआ? समरूप कौन सा है? जिसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण व दिशा और दोनों क्या होने चाहिए? समान। विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों समान होने चाहिए। कैसे? दिशा किससे पता लगेगा? तीर के निशान से। परिमाण हमें किससे पता लगेगा? दो क्षेत्र रेखाओं के बीच के गैप से। तो अगर मेरे को समरूप विद्युत क्षेत्र ड्रॉ करना है तो उसके लिए मेरे को कैसा बनाना पड़ेगा? आप समांतर लाइनें खींच सकते हो। इस तरीके से हम समांतर लाइनें हैं वो खींच सकते हैं। और मेन चीज, सभी लाइंस के बीच का गैप समान होना चाहिए। दो लाइंस के बीच का गैप हमें क्या बता रहा है? परिमाण। तीर का निशान हमें क्या बता रहा है? दिशा। तो ये जो विद्युत क्षेत्र है ये कैसा हो गया? समरूप। अब देखो, एक लाइन में यहां बीच में और ड्रॉ कर दूं, अब ये असमरूप हो गया है। कारण यहां गैप ज्यादा है, यहां गैप कम है, तो विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया बच्चों? असमरूप हो गया। तो अगर मेरे को असमरूप विद्युत क्षेत्र में ड्रॉ करना चाहूं तो वो कैसा हो जाएगा? असमरूप विद्युत क्षेत्र कि या तो परिमाण असमान होना चाहिए, या दिशा असमान होनी चाहिए, या फिर दोनों ही असमान होने चाहिए। एक एक करके मैं आपको बता दूं। ये एक पैटर्न मैंने इस तरीके से बनाया। मैं आपसे पूछूं कि बताइए विद्युत क्षेत्र समरूप है या असमरूप है? ऑब्वियसली बात है असमरूप है। क्या चीज असमान है? परिमाण, क्योंकि गैप चेंज है। दिशा समान है, परिमाण असमान, दिशा समान। कैसा हो गया? असमरूप। अगर मैं ये पैटर्न बना दूं इस तरीके से, ये मैंने एक पैटर्न ड्रॉ कर लिया और ये एरो लगा दिया इधर। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ समरूप है या असमरूप है? असमरूप है। इस बार परिमाण समान है, दिशा असमान है। गैप तो सेम लिया है मैंने, लेकिन एक का एरो देखो इधर लगा दिया। कैसा हो गया? असमरूप। अगर मैं ऐसा पैटर्न बना दूं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं जो एक बिंदुवत धनावेश के लिए होती हैं, क्या हो गया? ये भी असमान है। क्यों? परिमाण और दिशा दोनों ही असमान होगी इसके लिए। तो ये जो होते हैं ये असमरूप। अच्छा, एक और देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। एक पैटर्न मैं ऐसे ले लूं, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो जा रही हैं। अब बच्चों ये जो मैंने पैटर्न बनाया है, अब तो तीर के निशान भी एक जैसे लग रहे हैं और परिमाण यानी बीच का जो गैप है वो भी मैं एक जैसा ही ले रहा हूं। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ समरूप या असमरूप? क्या होगा? क्या होगा? असमरूप होगा। क्यों होगा? दिशा समान नहीं है। क्यों नहीं है? अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इनके किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। अगर मैं यहां स्पर्श रेखा खींचता हूं, इधर जा रही है, यहां स्पर्श रेखा लेता हूं तो इधर जा रही है। तो ये जो डायरेक्शन हो गई, अब आप देख सकते हो कि दो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही हैं। कैसा हो गया? असमरूप हो गया। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बेस पर हम इसको दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलते हैं अपन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के तीसरी प्रॉपर्टी पे। और तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा आवेशित पृष्ठ से कितने डिग्री पर? समकोण पर। तो आवेशित पृष्ठ से समकोण पर निकलती हैं, समकोण पर निकलती हैं व प्रवेश करती हैं। हमेशा 90 डिग्री का कोण है वो बनाती हैं, उसी पर तो ये एमिट होती है और उसी पर एंटर करती हैं। किस तरीके से? देखो पहले ये देख लें, एक जो अभी अपने बनाया था, प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे जा रही हैं। तो ये जो यहां एंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। मान लो ये गोला होता, एक आवेशित गोला होता, धनावेशित गोला है,
और उस धनावेशित गोले के लिए यदि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होती तो वो हम इसी तरीके से करते। तो उस सिचुएशन में ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इन दोनों के बीच का 90 डिग्री। मैं कह दूं एक वायर दे दिया और उस वायर पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है। मैं कहूं इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है, कैसे खींचेंगे, ऐसे। माइनस है तो माइनस है तो हमारा एरो अंदर की ओर होना चाहिए, क्योंकि वो प्लस क्यू को अपनी ओर खींचेगा। इस सतह से इसने कितने डिग्री का कोण बनाया, 90 डिग्री का। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी आवेशित पृष्ठ से समकोण पर निकलती हैं, समकोण पर ही प्रवेश करती हैं। ये थी हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ मैं ले लेता हूं कि चौथा जो गुण है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का वो क्या है। ये प्लस से बाहर निकलती हैं, प्लस से बाहर निकलती हैं, वह माइनस पर समाप्त होती हैं, माइनस पर समाप्त होती हैं। धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर खत्म होती हैं, और इसी कारण बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, क्लोज लूप है वो फॉर्म नहीं करती हैं। किस तरीके से, देखो अब मैं आपको दो अलग अलग चार्ज दे देता हूं। एक Q1 दे दिया और एक माइनस क्यू ले लिया, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, दो अलग अलग चार्ज हैं। अब कहें कि इनके लिए हमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो खींचनी है। अब इनकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, क्या हो गया, ये एक विद्युत द्विध्रुव हो गया है। आगे डिस्कस करेंगे कि द्विध्रुव क्या होता है। परिमाण में समान है और दो विपरीत प्रकृति के दो चार्ज हैं, कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए। अगर अकेला होता तब तो उसकी खींच ही चुके हैं, इसकी भी खींच चुके हैं। अब अगर जोड़े के रूप में आ गए दोनों, तो इसकी क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी। देखो ये प्लस से, अभी क्या डिस्कस कर रहे थे कि हम प्लस से बाहर निकलेगी, अब वो इधर जा रही थी, लेकिन सामने क्या दिखा उसको, माइनस। वो जा तो इधर रही थी लेकिन माइनस दिख गया उसको, तो माइनस दिख गया तो वो इधर से तो निकली, लेकिन फिर इसने उसको अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया। सेम ऐसे ही ये इधर से जाना चाह रही थी, भाई प्लस से तो सीधी बाहर निकलती है, लेकिन उस माइनस ने इसको देख लिया, भाई देख लिया तो खींच लेगा, तो ये खींच लिया उसने अपनी ओर, ऐसे आ गई। सेम इसी तरीके से ये यहां से निकली और ये यहां पे एंटर कर गई। और कुछ फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से एमिट हो गई। ये अब इधर से जाके फिर उस माइनस में प्रवेश करेंगे, इधर से आ रही हैं तो इधर से उसके अंदर एंटर कर रही हैं। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो बच्चों यहां पर इसका पैटर्न इस तरीके से बना। अब मैंने एक वर्ड क्या बोला, इसी कारण बंद लूप नहीं बनाती हैं। आप तो कह सकते हो सर बंद लूप सा तो दिख रहा है ये, बट ये बंद लूप नहीं है। ये कब होता, अगर मैं ये तीर का निशान इधर लगा देता तो ये बंद लूप हो जाता। भाई यहां से गई, इसके पास गई, इसने उसको वापस छोड़ दिया, वापस प्लस के पास आ गई। बट क्या मैं ये तीर का निशान इधर लगा सकता हूं, नहीं, क्योंकि वो माइनस से कभी बाहर नहीं निकलती, वो तो माइनस के अंदर प्रवेश करती हैं। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं, क्यों नहीं बनाती, कारण ये रहा, प्लस से स्टार्ट होती हैं, कहां पर खत्म हो जाती हैं, माइनस पर समाप्त हो जाती हैं, इस कारण ये बंद लूप नहीं बनाती हैं। ओके, ये तो बात होगी इसकी। इसी के आधार पर मैं इसका पांचवा गुण भी लिख सकता हूं, और वो क्या हो जाएगा कि विपरीत प्रकृति के आवेशित युग्म के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, और यह क्या व्यक्त करता है, कौन सी प्रकृति को, यह उनकी आकर्षण प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। यह आकर्षण प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। अब कहां सिकुड़ी उसको देखें, क्या हो रहा था, इधर ही तो जा रही थी ये, अब इधर लंबाई के अनुदिश, ये रही दोनों के बीच की लंबाई, तो वो उधर जा रही थी
क्या हो गया, उसने खींच लिया उसको अपनी ओर, तो अपनी ओर खींच लिया तो क्या हो गया, ये सिकुड़ गई। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये तो कब हुआ, एक प्लस और एक माइनस हो, ये मैंने लिखा है विपरीत प्रकृति के आवेशित युग्म के लिए। अब मेरे पास अगर समान प्रकृति का आवेशित हो, मैं पॉइंट ले रहा हूं अब 6, अगर मेरे पास समान प्रकृति का आवेशित युग्म होता तब क्या होता। अब मैं आपको कह दूं, यहां मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है और यहां मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, और इसकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमें खींचनी है कि वो कैसी होंगी। तो अब देखो, एक बार ड्रॉ करके देखें, ये इधर जा रही थी, एक निकल के इधर जाना चाह रही थी, लेकिन उधर क्या दिखा उसको, प्लस, डराएगा उसको, भाई ये क्या है, प्लस से निकली है, ये वाला डराएगा उसको, डराएगा तो क्या करेगा, ये इधर जाना चाह रही थी, इसने उसको डरा दिया, डर के मारे भाग गई, इधर हो गई। सेम ऐसा ही किसके साथ होगा, इधर से एक निकली तो ऐसे थी, लेकिन इस वाले ने उसको डरा दिया, उसको प्रतिकर्षित कर दिया, क्या हो गया, डर के मारे इधर भाग गई। सेम ऐसे ही एक इधर से चली थी, लेकिन उसने उसको धक्का दे दिया, इधर आ गई। सेम ऐसे इधर से एक ऐसी आई थी, उसने उसको धक्का दे दिया, इधर आ गई। तो अगर मैं समान प्रकृति के आवेशित युग्म की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से निकलेंगी भाई, लंबाई के अनुदिश बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। अब बताओ बच्चों, ये उनकी कौन सी प्रवृत्ति को दर्शा रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। कुछ इधर से निकल जाएंगे तो कुछ फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से निकल जाएंगी। अब बताओ ये कौन सी प्रवृत्ति है, तो पॉइंट में क्या लिख देंगे, थोड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं, मैं यही एक्सप्लेन कर दूं कि समान प्रकृति के आवेश द्विगम के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के अनुदिश बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, और ये उनके कौन से गुण को दर्शा रहा है, प्रतिकर्षण को। ये कौन सा गुण हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। तो इस सिचुएशन में ये रहा लंबाई, और लंबाई के अनुदिश वो बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। 7वां पॉइंट में ले लूं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी आवेशित वस्तु से निकलने के बाद कहां तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। वो कहां तक जा रही हैं, इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। कब, जब अगर हमारे पास कोई एक बिंदुवत धनावेश है, ये बिंदुवत धनावेश ले लूं इसको मैं एक बार, किसी बिंदुवत धनावेश से निकलने के बाद वो कहां तक जाएंगी, इनफाइनाइट तक। क्यों, यहां से निकली, ये था बिंदुवत धनावेश, यहां से निकली, अब ये कहां तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी। कहां जाकर खत्म होगी, अनंत पर, क्योंकि हमें पता है इसके कारण अनंत पर जाकर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। तो इतना बड़ा तो अपने पास पेपर भी नहीं होता कि अनंत तक हम ये डायग्राम हम इस तरीके से बना दें, इसलिए हम उसको थोड़ा सा इस तरीके से छोटा करके रिप्रेजेंट कर देते हैं। 8वें पॉइंट की मैं बात करूं, 8वां पॉइंट क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा किसको बताएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यह हो गया हमारा 8वां गुण। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका 9th पॉइंट। तो 8th में क्या डिस्कस किया आपने कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर, मान लो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं वो उस विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर देगी। ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 9th पॉइंट कहता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती, प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती।
ये तो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में तो पूछेगा आपसे क्यों नहीं कर सकती। तो उसका कारण अपन देखते हैं कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती। अगर काट दे तो मान लो एक ये जा रही है और दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो इधर जा रही थी और दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। अब क्या हो गया भाई, ये वाली इधर जा रही थी, ये वाली इधर जा रही थी, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। अब काट दिया तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस वाली के लिए देखूं, ये प्रतिच्छेदन बिंदु हो गया, बिंदु P है वो प्रतिच्छेदन बिंदु है। इस वाली के लिए यदि मैं विद्युत क्षेत्र की दिशा देखूं, ये जा रही, उस पर खींची गई स्पर्श रेखा। इस वाली पर यदि मैं तीर का निशान लगाऊं या स्पर्श रेखा लूं, ये हो गई। ये तो कह रही है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, EP वेक्टर, और ये वाली कह रही है ना मेरी साइड में, यानी इस डायरेक्शन में। अब राशि तो एक ही है, एक ही राशि के एक ही जगह पर कितने मान हो गए, 2। भाई परिमाण चलो एक हो सकता है लेकिन दिशा तो 2 आ रही है, तो यहां पर 2 अलग अलग दिशाएं आ रही हैं और यही कारण है कि 2 क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाती हैं, 2 दिशाएं हो जाती हैं। ये रहा उसका उत्तर। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को नहीं काट सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा वहां विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी। पॉइंट नंबर 10, जिन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती हैं, जैसे मान लो ये एक पैटर्न ले लिया मैंने, बताओ भैया समरूप है कि असमरूप है? ऑब्वियसली बात है असमरूप ही है, परिमाण भी अलग, दिशा भी अलग। एक बिंदु P यहां पर है और दूसरा Q यहां पर है। P पर देखो पास पास हैं, हर Q पर उनके बीच की दूरी बढ़ गई। किस जगह विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा? P पर होगा। किससे? Q से। इसका मतलब जिन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। यह हमारा हो गया पॉइंट नंबर 10 कि विद्युत क्षेत्र में जिन बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास में होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल होता है। 11वां पॉइंट आप लिख सकते हो, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो सतत होती हैं। सतत का मतलब वो लगातार होती हैं, वो बीच में कहीं पर टूट नहीं सकती हैं। तो इस सिचुएशन में वहां पर वो बिल्कुल लगातार होती है। इसके बाद अब अपन बात करते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं में और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या अंतर है, मेन डिफरेंस है वो क्या है। तो ये जो डिफरेंस है देखो, एक तो लिख रहा है, आपको पता लग भी गया होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप आगे क्रॉस नहीं बनाती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप टिक मतलब बनाती हैं। क्यों? अभी अपने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, प्लस से जाएगी माइनस पर खत्म हो गई, वापस लौट कर नहीं आ सकती। माइनस से कभी विद्युत क्षेत्र रेखा बाहर नहीं निकल सकती। चुंबक में क्या पढ़ा था 10th में? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर N से निकलती हैं, S में प्रवेश करती हैं। ये तो बात हो गई बाहर की, और अंदर S से N की ओर, बोलो बना बंद लूप यानी क्लोज लूप। N से निकलकर S में चुंबक के बाहर और चुंबक के अंदर S से N की ओर होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। पहला अंतर। दूसरा, यहां पर अभी पहले मैंने डिस्कस किया था, ये वाला जो एंगल फॉर्म होता है, ये वाला कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी आवेशित पृष्ठ से जब भी निकलती हैं या उसमें प्रवेश करती हैं, कितने डिग्री के कोण पे? 90 पर ही तो निकलेंगी, 90 पर ही प्रवेश करेंगी। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के साथ ऐसा होता है? जरूरी नहीं है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से यहां से जब निकलती हैं उत्तरी ध्रुव N से, तो ये वाला जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री नहीं होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी भी कोण से निकल सकती हैं, किसी भी कोण पर प्रवेश कर सकती हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद का लेंगे अपन नेक्स्ट वाले क्लास में। इसको समझिए, इसको देखिए, और पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।